सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। जैसा कि आप सभी परिचित हैं कि अक्सर हम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियोज लाते रहते हैं। बाबा साहब के मिशन से संबंधित, बाबा साहब के मिशन को परिचित कराने के लिए बाबा साहब के जो स्पीच हैं, भाषण हैं, एक एक कर हम आपके समक्ष लाते रहते हैं। इससे पहले कि हम स्पीच, आज एक बहुत महत्वपूर्ण स्पीच, वास्तव में उस स्पीच को सुनकर आप महसूस करेंगे कि बाबा साहब का जो स्पष्ट रूप से उद्देश्य क्या था जीवन का, वो यहाँ पर आप समझेंगे। लेकिन उस स्पीच को बताने से पहले मैं अपना परिचय देना उचित समझता हूँ। मैं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के रूप में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन आवाज का, नई दिल्ली। आइए हम लोग चलते हैं सीधे बाबा साहब की स्पीच की ओर। और ये जो स्पीच हम आप तक पहुंचा रहे हैं, आप देख सकते हैं, ये बुक है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40, और इसमें बाबा साहब का एक स्पीच जो पेज नंबर 338 पेज नंबर 404 पर अंकित है, और 338वां ये स्पीच है, हम यूँ कह सकते हैं। और रोटी से अधिक महत्व स्वाभिमान का है, इस हेडिंग के नाम से है। आप हेडिंग से ही आइडिया लगा लिए होंगे। रोटी से अधिक महत्व स्वाभिमान का है। इसको किस तरह से बाबा साहब ने स्पीच के माध्यम से कहा, आइए हम लोग समझ लेते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जरूर सुनिएगा। 18 मार्च 1956, ध्यान दीजिएगा, ये स्पीच बाबा साहब ने दिया 18 मार्च 1956। 18 मार्च 1956 के दिन आगरा में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का भाषण आयोजित किया गया था। सभा में अध्यक्ष पर थे उत्तर प्रदेश शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के अध्यक्ष आयुष्मान तिलक चंद पुरी। मंच पर आयुष्मान, श्री कृष्ण दत्त पालीवाल और उत्तर प्रदेश के कई मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता और नेता उपस्थित थे। सभा में करीब 2 लाख का जन समुदाय उपस्थित था। ठीक 6:30 बजे समारोह के आयोजन स्थल रामलीला मैदान में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का आगमन हुआ। रामलीला मैदान में प्रवेश करते ही अम्बेडकर की जय हो के नारों से आसमान गूंज उठा। केवल आगरा ही नहीं, वरन आसपास के गांव शहरों से उनका भाषण सुनने के लिए हजारों की संख्या में अस्पृश्य जन समुदाय वहां इकट्ठा हुआ था। मोटर से उतरने के बाद लाठी के सहारे, लोगों का सहारा लेकर उन्हें मंच तक जाना पड़ा, लेकिन भाषण देते वक्त एक स्टूल के सहारे वे खड़े रहे। इस अवसर पर उन्हें 5,000 रुपयों की और 1,000 रुपयों की इस प्रकार से 2 थैलियां दी गई। उन्होंने कहा, अब बाबा साहब का स्पीच शुरू होगा। 18 मार्च 1956 का स्पीच बहुत ही फेमस है, बहुत ही प्रसिद्ध है। आप तक यदि नहीं पहुंचा है तो आज हम अब तक पहुंचा रहे हैं। कहा, 25 साल पहले राजनीति में प्रवेश करते समय मेरे जीवन के 3 उद्देश्य थे। पहला, अस्पृश्यों के हर घर में ज्ञान की गंगा का प्रवाह करना। ध्यान देना, बाबा साहब कहते हैं 25 साल पहले मेरे जीवन के 3 उद्देश्य थे। पहला, अस्पृश्यों के हर घर में ज्ञान की गंगा का प्रवाह पहुंचाना, यानी कि ज्ञान की गंगा बाबा साहब हर घर में पहुंचाना चाहते थे। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अभी भी हमारा जो समाज है, अभी समाज के अंतिम व्यक्ति तक शिक्षा नहीं पहुंच पाई है। हालांकि इसके लिए हम सरकारों को भी दोषी ठहरा सकते हैं और समाज को भी कहीं न कहीं दोषी ठहरा सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। इस उद्देश्य में मुझे काफ़ी हद तक सफलता मिली है। बाबा साहब कहते हैं, इस उद्देश्य में मुझे काफ़ी हद तक सफलता मिली है। कहा जा सकता है कि शिक्षा के क्षेत्र में आज अस्पृश्य लोग आगे भले ना हो, मुझे आत्मविश्वास है कि कुछ ही दिनों में वे अच्छी प्रगति हासिल कर सकते हैं। मेरे कार्य का दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य था सरकारी नौकरियों में अस्पृश्यों को व्यापक प्रतिनिधित्व दिलाना। ध्यान देने वाली बात है कि बाबा साहब कहते हैं कि मेरा जो जीवन का दूसरा उद्देश्य था कि सरकारी नौकरियों में अस्पृश्यों को व्यापक प्रतिनिधित्व मिले।
मेरी कोशिश से प्राप्त सफलता आज आपके सामने है। बाबा साहब 18 मार्च 1956 को ये स्पीच दे रहे हैं। इसका मतलब बाबा साहब ने भारतीय संविधान के माध्यम से ये कार्य वो ऑलरेडी कर चुके थे। 25 साल पहले की बात करें कि 25 साल पहले मैं 3 उद्देश्यों के साथ प्रवेश किया था, राजनीति में प्रवेश किया था, और इन 2 उद्देश्यों को बाबा साहब ने बखूबी पूरा किया। तीसरा क्या उद्देश्य है, आइए उसको भी हम देखते हैं। लिखा है लेकिन आगे लिखा है इन दोनों उद्देश्यों में आज मुझे सफलता प्राप्त हुई है, लेकिन दूर दराज के गांवों में रहने वाले मेरे अनगिनत दलित बंधुओं की स्थिति में सुधार लाने के मेरे तीसरे उद्देश्य में मुझे अभी बहुत कम सफलता मिली है। बाबा साहब कहते थे कि गांव में जो हमारा समाज रहता है, दलित समाज रहता है, दलित शब्द का इस्तेमाल किया बाबा साहब ने यहाँ पे। अनगिनत दलित बंधुओं की स्थिति में सुधार लाने के मेरे तीसरे उद्देश्य में मुझे अभी बहुत कम सफलता मिल पाई है। और आगे बाबा साहब कहते हैं कि गांव के हमारे जो दलित बंधु हैं उनको आखिर सफलता क्यों नहीं मिल पाई है, इसको बखूबी बहुत विस्तार से यहाँ बता रहे हैं। आइए उसको देख लेते हैं। लिखा, इसलिए मेरी बची हुई जिंदगी और मेरा पूरा सामर्थ्य मैंने इन अस्पृश्य भाइयों के सर्वांगीण विकास सुधार के लिए व्यतीत करने का निश्चय किया है। जब तक वे खेती छोड़कर शहरों में नहीं रहने जाते हैं तब तक उनके जीवन की स्थितियों में सुधार नहीं आने वाला। हमारे गांवों में रहने वाले इन अस्पृश्यों का अपने पुरखों के गांवों में रहने का मोह अभी खत्म नहीं हुआ है। उन्हें लगता है यही अपनी रोजी रोटी है, लेकिन रोटी से अधिक महत्व तो सम्मान का होता है। इस बात को कोट कीजिएगा, इस कोटेशन को नोट कीजिएगा। लिखा है रोटी से अधिक महत्व तो सम्मान का होता है। जिन गांवों में उनके साथ कुत्तों जैसा व्यवहार किया जाता है, पग पग पर उन्हें अपमानित किया जाता है, जहां उन्हें अपमानित होकर स्वाभिमान शून्य जीवन जीना पड़ता है, ऐसे गांव किस काम के। बाबा साहब बहुत स्पष्ट शब्दों में यहाँ पर कहते हैं कि जिन गांवों में हमारे समाज के साथ कुत्तों जैसा व्यवहार किया जाता है, तो ऐसे गांव में रहने से क्या फायदा। वो गांव छोड़ देना चाहिए, शहर में जाकर बस जाना चाहिए या नया गांव बसा लेना चाहिए, ऐसा बाबा साहब यहाँ पर कहते हैं। आइए आगे देख लेते हैं। लिखा है गांवों के अस्पृश्य अपने गांवों से निकलकर वहां चले जाएं जहां परती जमीन हो, उस पर कब्जा कर अपनी मालकियत कायम करें। जमीन पर कब्जा करते समय अगर किसी ने टोका तो उनसे साफ साफ कहें कि हम जमीन नहीं छोड़ेंगे, हम सरकार को सही लगान देने के लिए तैयार हैं। नए गांव बसाकर स्वाभिमान से परिपूर्ण इंसानियत भरा जीवन जिए, नए समाज का निर्माण करें। नया गांव बसाने की बात बाबा साहब स्वाभिमान के साथ नया गांव बसाएं ऐसा बोलते हैं, और परिपूर्ण इंसानियत के भरा जीवन जिए, नए समाज का निर्माण करें, वहाँ की सभी काम करें। ऐसे गांवों में कोई उन्हें अस्पृश्य कहकर उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं कर सकेगा। मेरा स्वास्थ्य ठीक होते ही मैं अस्पृश्यों द्वारा पड़ती जमीन पर कब्जा करने की मुहिम चलाने वाला हूँ। जो पड़ती जमीन हुआ करती है, बाबा साहब ये सुझाव देते हैं कि वहाँ पर जाकर आपको बस जाना चाहिए, वहाँ पर अपना गांव बसा लेना चाहिए और उस जमीन पर कब्जा कर लेना चाहिए जो पड़ती जमीन है। और यदि कोई उसमें टोके तो आप सीधे कहिए कि हम सरकार को सही लगान देंगे इस जमीन का। अपने गरीब और अज्ञानी बंधुओं की सेवा करना पढ़े लिखों का पहला कर्तव्य है। पढ़े लिखों का क्या कर्तव्य है, बाबा साहब एक बार पुनः इस स्पीच में भी कहते हैं कि अपने गरीब और अज्ञानी बंधुओं की सेवा करना, इसी को हम पे बैक टू सोसाइटी कहते हैं। इसी को पे बैक टू सोसाइटी कहते हैं। पढ़े लिखे लोगों का पहला कर्तव्य होता है, बड़े ओहदों पर जाने के बाद अक्सर पढ़े लिखे अशिक्षित बंधुओं को भूल जाते हैं। पढ़े लिखे लोग अपने गरीब अज्ञानी बंधुओं जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं उनको भूल जाते हैं, ऐसा बाबा साहब स्वयं कहते हैं। अपने समाज के बारे में अपनत्व का भाव न होने के कारण ऐसा होता है। उनके मन में अपने बंधुओं के प्रति तिलमिलाहट नहीं होती, यही इसकी वजह है। धर्म भावना का अभाव भी एक और कारण है। वे अगर अपने
बंधुओं की ओर ध्यान नहीं देंगे तो समाज का ह्रास होगा, समाज के एक तरह से बिखर जाएगा, ये बाबा साहब कहते हैं। इस स्पीच को सुनने के बाद हमारे पढ़े लिखे जो बंधु हैं वो निश्चित रूप से इधर भी ध्यान देंगे। आगे लिखा, अन्य किसी भी धर्म से बौद्ध धर्म श्रेष्ठ है। बाबा साहब बहुत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि किसी भी धर्म से श्रेष्ठ अगर कोई धर्म है तो वो बौद्ध धर्म है। मेरी इच्छा है कि आप सभी मेरे साथ इस वर्ष बौद्ध धर्म को स्वीकार करें। इस बारे में मैं आप पर जबरदस्ती नहीं करूंगा, ये आपकी मर्जी का सवाल है, लेकिन मेरे बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद मैं अस्पृश्य नहीं रहूंगा। आप सब जब बौद्ध बनेंगे तब आपके पास आरक्षित जगहों का अधिकार नहीं रहेगा। बाबा साहब यहाँ पर कहते हैं कि जब हम बौद्ध धर्म ग्रहण करेंगे तो हम अस्पृश्य नहीं रहेंगे, इस बात को बाबा साहब कहते हैं। और ये 18 मार्च 1956 को कहते हैं। आपको मालूम है कि 14 और 15 अक्टूबर को बाबा साहब ने नागपुर में लाखों की संख्या में लोगों के साथ में बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। उसी बात को बाबा साहब पहले से ही वो कहते हैं। आगे लिखा है, साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि विधानसभा और लोकसभा में आरक्षित जगहों की मियाद संविधान के अनुसार केवल 10 सालों की है। उस समय 10 साल निर्धारित किए गए थे विधानसभा और लोकसभाओं का जो है आरक्षण की बात। देखिए, ये राजनीति में आरक्षण की बात हो रही है 10 सालों की, शिक्षा और नौकरी की बात नहीं हो रही है, सिर्फ राजनीति की बात हो रही है। जल्द ही ये मियाद पूरी हो जाएगी, जिंदगी भर आरक्षित जगह थोड़े ही रहने वाली हैं। आखिर हमें अपने सामर्थ्य के सहारे आगे बढ़ना है। तो ये जो राजनीति में 10 सालों का मियाद रखा गया था, क्योंकि वो लक्ष्य को पूरा नहीं हो पाया, जिस लक्ष्य के सापेक्ष ऐसा किया गया था, तो सरकार के द्वारा लगातार वो मियाद अभी भी बढ़ाई जा रही है। और अभी भी चूँकि बहुजन समाज जो अस्पृश्य समाज है वो सशक्त नहीं बन पाया है, और इस उद्देश्य के पूरा होने तक ये अवधि जो है मियादी बढ़ाई जानी चाहिए। आगे लिखा है, आखिर हमें अपने ही पैरों पर खड़े रहना होगा। आरक्षित जगहों के सहारे हम प्रगति हासिल नहीं कर सकते। बौद्ध बनने के बाद मैं आपका नेतृत्व नहीं कर पाऊंगा और मैं फेडरेशन में भी नहीं रह पाऊंगा। इसीलिए मेरी इच्छा है कि दलित वर्गीयों में से किसी ऐसे व्यक्ति को आगे आकर मेरी जगह और नेतृत्व की कमान संभालें, वरना एक खंबे के सहारे टिके तंबू की तरह अपना संगठन बिखर जाएगा। बौद्ध बनने के बाद लेकिन मैं राजनीति से अलग नहीं होऊंगा। बाबा साहब स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि हम बौद्ध धर्म ग्रहण करेंगे लेकिन राजनीति से अलग नहीं होंगे। केवल शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के टिकट पर उम्मीदवार बनकर मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं अपने बलबूते चुनाव लड़ूंगा। यहाँ कहने का तात्पर्य क्या है? बाबा साहब कहते हैं कि मैं शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के टिकट पर उम्मीदवार बनकर चुनाव नहीं लड़ूंगा। आखिर क्यों? बौद्ध बनने के बाद बाबा साहब क्यों नहीं चुनाव लड़ सकते? क्योंकि वो शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन है, अनुसूचित जाति फेडरेशन है, और जब बौद्ध बाबा साहब कह रहे हैं कि बौद्ध बन जाएंगे तो वहाँ अनुसूचित जाति का मामला नहीं रहेगा। आगे लिखा है, मैं अपने बलबूते चुनाव लड़ूंगा, भले फिर मेरी विजय हो या मुझे हार का सामना करना पड़े, मुझे उसकी फिक्र नहीं है। मैं आप लोगों को हक और अधिकार दिलवाने जीवन के अंतिम सांस तक लड़ूंगा। बाबा साहब का देखिए संकल्प, लगातार वो अपना 23 सितंबर 1917 को जो संकल्प लिया था बड़ौदा में, वो संकल्प पूरा किया बाबा साहब ने जीते जी। और देखिए 1956 में भी इसी तरह का संकल्प ले रहे हैं कि अंतिम सांस तक मैं हक और अधिकार दिलवाने के लिए आप लोगों का यानी कि समाज का अंतिम सांस तक लड़ूंगा। ये बात बाबा साहब कहते हैं। अंत में 2 लाइनें और कहते हैं कि अर्थ मंत्री के पास तो नोन तेल बेचने तक की अकल नहीं है। उस समय जो अर्थ मंत्री होंगे तो उनके बारे में कहते हैं बाबा साहब, जो मिट्टी से जुड़ा काम तक करने की योग्यता नहीं रखते, वे आज MP और MLA बनकर महीने की 400 रुपये की तनख्वाह और 21 रुपयों का भत्ता ले रहे हैं। इस बात को कहकर बाबा साहब अपने संबोधन को यहीं पर समाप्त कर देते हैं। 18 मार्च 1956 का ये स्पीच था।
जिसमें बाबा साहब ने किस तरह से ये बताया कि हर व्यक्ति के लिए, हमारे समाज के लिए रोटी से अधिक क्या इम्पोर्टेंट है, रोटी से अधिक सम्मान इम्पोर्टेंट है। और इसलिए हम सम्मान की खातिर आगे बढ़ें, ऐसे कदम उठाएं कि हम सम्मानजनक स्थिति में अपने समाज को पहुंचाने का काम करें। पे बैक टू सोसाइटी पर भी बाबा साहब ने बल दिया, तो इसलिए हम सभी का ये दायित्व बनता है कि हम पे बैक टू सोसाइटी पे काम करते हुए आगे बढ़ें और समाज को एक नई दिशा देने का काम करें। बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने का काम करें, बौद्धमय भारत बनाने का काम करें। ऐसा ही सपना बाबा साहब का था। इसी विश्वास के साथ, इसी आश्वासन के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। आप सभी का तहे दिल से साधुवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम।